मौर्य काल भारत के राजनैतिक एकता सूत्र में आबद्ध हुआ, साथ ही एक शक्ति संपन्न फिर से बोल दीजिए। मौर्य युग भारत के राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध हुआ, साथ ही एक शक्ति संपन्न केंद्रीभूत सर केंद्रीभूत 1 में के सूत्र में आबद्ध हुआ, मतलब जुड़ा, आबद्ध हुआ, साथ ही एक शक्ति संपन्न केंद्रीभूत सत्ता स्थापित हुई। और राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक संपन्नता, कुशल प्रशासन ने अन्य गतिविधियों सर काफी फास्ट बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं आप। कुशल प्रशासन ने अन्य गतिविधियों के साथ कला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल में हड़प्पा युग के पश्चात, इस काल में मतलब मौर्य काल में हड़प्पा युग के पश्चात प्रथम बार कला अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तर को माध्यम बनाया गया। प्रस्तर माने पत्थर। क्यों? पत्थर सर। ओके। प्रस्तर को माध्यम बनाया गया। इसके साथ ही मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण भी, मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण भी जारी रहा। जिसमें मुखाकृतियां सांचे के द्वारा बनाई जाने लगी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी शताब्दी
चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में की थी। वह मगध साम्राज्य के स्वामी थे। मगध साम्राज्य के स्वामी थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक भव्य और विशाल राजप्रसाद तथा सभा भवन का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी से 272 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। इसके बाद चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक 272 से 232 ईस्वी पूर्व राजा हुआ। वह बौद्ध धर्मावलंबी राजा था। अशोक ने मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तर का सहयोग लिया। इनके अभिलेखों से विदित होता है कि उन्होंने धर्म लिपि
को चिर स्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से, धर्म लिपि को चिर स्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से शिला कामा शिला फलक एवं स्तंभों पर लेख लिखवाए ताकि उन मार्गों पर जाने वाले सर जी आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छी सही। ताकि उन मार्गों पर जाने वाले यात्री, अब सही हुई आवाज? जी सर। इन अभिलेखों को पढ़ें, और धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रकार मौर्य काल में कलाकृतियां भावों को व्यक्त करते हुए दो भिन्न धाराओं में निर्मित हुई। राज्याश्रित कला, हेडिंग है राज्याश्रित कला। राजा या केंद्रीय सत्ता से अनुप्राणित कला पक्ष राज्याश्रित कला के रूप में विकसित हुई, जिसके अंतर्गत मौर्य सम्राटों द्वारा बनवाए गए राजप्रसाद, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं तथा स्तंभ हैं। नंबर 2, लोक कला। इसके अंतर्गत लोक संस्कृति पर आधारित
लोक कला जिसमें विशाल यक्ष, जिसमें विशाल कला पूरा मिल गया, डिटेल मिल गया। तो विशाल यक्ष, यक्षिणियों की प्रतिमाएं तथा लोक कला के रूप में देश भर से प्राप्त असंख्य असंख्य मृण मूर्तियां हैं, जो तत्कालीन समाज के धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर मृण मूर्तियां हैं इस तत्कालीन समाज, जो तत्कालीन समाज के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मौर्य कला के साक्ष्य मौर्य कला के साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य दरबार में रहने वाले सीरियाई राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका में संकलित है। इसके साथ ही कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, कुम्हारा हार आदि स्थानों पर प्राप्त पुरावशेषों, शिला स्तंभों, स्तूपों और गुफाओं में उपलब्ध होते हैं। अब वास्तुकला हेडिंग डाल लीजिए, वास्तुकला।
नंबर 1, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया, तो वहां पर एक भव्य राजप्रसाद व एक विशाल सभा भवन का निर्माण कराया। जिसकी प्रशंसा में मेगस्थनीज ने कहा है कि वह राजप्रसाद सीरिया राज्य के सूसा और एक बटाना के राज्य महलों से अधिक सुंदर है। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री फाहियान ने भी विशाल स्तंभों को देखकर उस पर बने हुए बेल बूटों के अलंकरण और पालिश से दंग रह गया था। चमकदार पालिश के कारण राजप्रसाद धातु से बना हुआ प्रतीत होता था।
नंबर 2, बराबर बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं। सम्राट अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया। यह गुफाएं आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए बनाए गए थे। जिसके गुहा लेखों से ज्ञात होता है कि बराबर की पहाड़ियों में बनी दो गुफाएं सुदामा व लामेस मूर्ति कला के सुंदर नमूने प्रस्तुत करते हैं। यह गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। जिसके प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर तिरछे खड़े दो स्तंभों पर गोल मेहराब बना हुआ है तथा नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुफा
भी विशाल और उत्कृष्ट है, भी विशाल और उत्कृष्ट है। यहां पर लगे हुए लेख के अनुसार, यहां पर लगे हुए लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था। इस गुफा की भीतरी दीवारों पर, इस गुफा की भीतरी दीवारों पर मौर्यकालीन चमकदार पालिश की गई है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप। यह स्तूप अस्थि अवशेषों के ऊपर अस्थि अवशेषों के ऊपर थूहा या समाधि, थूहा या समाधि जैसे ऊंचे टीलों का निर्माण, जैसे टीलों का निर्माण वैदिक युग से ही प्रारंभ हो चुका था। हो चुका था और यह परंपरा बौद्ध तथा जैन धर्म, बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ साथ विकसित होता गया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर, सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था, 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। सर गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात इन्हीं अस्थियों को अशोक ने एकत्र करवाकर अपने संपूर्ण राज्य में, अपने संपूर्ण राज्य में 84,000 84,000 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जिनमें से कुछ स्तूपों के भग्नावशेष प्रकाश में आए। प्रकाश में आए जो ईंटों से निर्मित, जो ईंटों से निर्मित किए गए थे। प्राप्त स्तूपों में सारनाथ का धर्म राज्य का स्तूप,
सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप। नेक्स्ट, सांची का विशाल स्तूप या सांची का स्तूप। नेक्स्ट, तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप। ये सभी स्तूप ये सभी स्तूप 16 इंटू 10 इंटू 3 16 गुणे 10 गुणे 3 फीट के ईंटों द्वारा बनाए गए हैं। सांची का स्तूप ध्वस्त होने के उपरांत शुंग काल के पत्थर का विशाल स्तूप बनाया गया। शुंग काल के पत्थर का विशाल स्तूप बनाया गया जो वर्तमान में भी देखा जा सकता है। परंतु सारनाथ के स्तूप की सिर्फ नींव शेष बची है। नेक्स्ट, अशोक के शिला स्तंभ। सम्राट अशोक ने अपने राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े के द्वारा 30 से 50 फीट 30 से 50 फीट 30 to 50 फीट 30 से 50 फीट तक लंबे स्तंभ बनवाए, जिसके ऊपर उत्कृष्ट पशु शीर्षक है। यह स्तंभ नीचे मोटे और ऊपर पतले होते गए हैं। और इसका जो भाग जमीन के अंदर
गाड़ा जाता है, भूमि के अंदर गाड़ा जाता है, वह खुरदुरा और चौकोर होता था। तथा ऊपर का भाग सपाट प्लेन गोल और उस पर ओपदार पालिश की हुई हो पालिश ओपदार पालिश की गई थी। और इनके किसी किसी स्तंभों में धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक द्वारा बनाए गए इन स्तंभों के ऊपरी शीर्ष पर हाथी, सिंह तथा बैल की आकृति बनाया गया है। फाहियान और युवाडग ने अपने यात्रा वृत्तांत में छह स्तंभों का उल्लेख किया है। अशोक के द्वारा बनवाए गए इन शिला स्तंभों को अशोक लाट भी कहा जाता है। अशोक लाट भी कहा जाता है, जो निम्न है। नंबर 1, सारनाथ स्तंभ, जिस पर 4 सिंहों का शीर्षक है। नंबर 2, सांची स्तंभ, 3, रामपुरवा स्तंभ, 'ब्रैकेट में लिखे जिला चंपारण बिहार में स्थापित। जिला चंपारण बिहार में स्थापित। इसके शीर्ष पर
वृषभ आकृति बनी है हुई है। नेक्स्ट, लौरिया लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ सिंह शीर्षक युक्त, सिंह शीर्षक युक्त, मतलब इसके शीर्ष पर सिंह बना हुआ है। नेक्स्ट, लिगलीवा, लिगलीवा गांव या निगाली, निगाली सागर में स्थापित स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ, ब्रैकेट में लिखो, यह स्तंभ पूर्व में कौशाम्बी में था, पूर्व में कौशाम्बी में था, जिसे बाद में अशोक को, जिसे बाद में अकबर द्वारा, जिसे बाद में अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में लाया गया। नेक्स्ट, लौरिया लौरिया अरराज स्तंभ, क्या सर? लौरिया लौरिया अरराज, अरराज स्तंभ, ये भी जिला चंपारण बिहार में स्थापित। नेक्स्ट, लुम्बिनी देई, लुम्बिनी देई ब्रैकेट में लिखिए, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन में स्थापित अश्वशीर्ष युक्त स्तंभ, अश्वशीर्ष युक्त स्तंभ। रढ़िया गांव, रढ़िया गांव स्तंभ, रढ़िया गांव स्तंभ जिला चंपारण बिहार में स्थापित, जिला चंपारण बिहार में स्थापित। तोपारा, तोपारा स्तंभ जिला अंबाला में प्राप्त, यह जिला अंबाला में प्राप्त हुआ और अब दिल्ली के फिरोज शाह, अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला में स्थापित है। बसाढ़ बाखिरा, बसाढ़ बाखिरा या कोल्हुआ स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ सिंह शीर्षक युक्त।
संकिसा स्तंभ। नेक्स्ट, संकिसा स्तंभ, गज शीर्षक युक्त। नेक्स्ट, सन 1356 1356 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने मेरठ से मंगवाकर या मेरठ से मंगवाया था, जो अब दिल्ली के उत्तर पश्चिम रिज पर स्थापित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों की रचना में, अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों की रचना में एक ऊंची मध्य यष्टि, मध्य यष्टि है, उसके ऊपर शीर्ष, उसके ऊपर शीर्ष पर शीर्षक लगाया गया है। लाठ की ऊंचाई 40 से 50 फीट है। और स्तंभ के नीचे का भाग नीचे का भाग भारी चौकोर पत्थर, भारी चौकोर पत्थर में छेद करके या छेद काटकर फंसाया गया है। लाठ के ऊपर पशु की आकृति, लाठ के ऊपर पशु की आकृति का शीर्षक है। जिस पर 4 पशुओं की आकृतियां स्थापित की गई हैं। अश्व, सिंह, वृषभ, गज। अब मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां। भारत के विभिन्न प्रांतों में, भारत के विभिन्न प्रांतों में मौर्यकालीन
अन्य प्रस्तर कलाकृतियां मिलती हैं जिनमें प्रमुख रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोध गया का वज्रासन, कामा क्रीड़ हाथी, बोध गया का वज्रासन, कामा वेश नगर से प्राप्त 2 स्तंभ शीर्ष तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में अशोक के कालसी शिला प्रज्ञापन के साथ उत्कीर्ण हाथी के रेखांकन निम्न है। सर फिर से बोल दीजिए। अशोक के कालफी शिला प्रज्ञापन के साथ उत्कीर्ण हाथी के रेखांकन निम्न है। नंबर 1, बोध गया का वज्रासन। अब कल करवाएंगे, और अगर आप लोग लोगों की क्लास ना हो तो 1 घंटे बाद कहिए, 4 बजे कहिए, अगर मौका मिल जाए तो एक क्लास और ले लें। सर क्लास है। क्लास है? यस सर। अगर है, अगर किसी की क्लास नहीं हो तो 4 से 5 ले लें नीचे। सर कल से सुबह 10 बजे से लीजिएगा। सुबह 4th ईयर की रहती है तो फिर 4 बजे से। चलिए ठीक है, दोबारा के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर समय हो तो आधा घंटा, चलिए कोई बात नहीं। सर लेफ्ट करें।